कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम बंगाली स्कूल के कलाकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका यह अंतिम पार्ट 10 है। जी हाँ दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग सारे जो कलाकार हैं उनको देख लेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो भी कलाकार हैं, और अगले वीडियो में जो इसके बाद वीडियो आएगी उसमें हम अब तक जितने भी बंगाली स्कूल के कलाकार के बारे में पढ़े हैं उनके तरफ से उनके बारे में कितने मतलब आए हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, वो हम देखेंगे। और वो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस आपके पास पहुंच जाएं और आप आगे हमारे चैनल पे बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं। आज हम गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, सैलोज मुखर्जी, निकोलस रोरिक, रविशंकर रावल, जॉर्ज कीट, जैनुअल आबदीन, इन सारे कलाकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना देर लगाए फटाफट हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला कलाकार कौन है। एक सेकंड फ्रेंड्स, आज के जो हमारे कलाकार हैं, पहले कलाकार वो हैं गगनेन्द्र नाथ टैगोर। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर भी इनको बोला जाता है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे, जो ये अवनींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई भी थे। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। और एक इनसे जुड़ी बात है कि ये घनवाद में कार्य करने वाले पहले कलाकार हैं जो इन्होंने घनवाद में कार्य किया, और ये व्यंग चित्र भी बनाए हैं। तो चलिए आगे इनके बारे में हम लोग देखते हैं। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर का जन्म कलकत्ता में सन 1867 ईस्वी में हुआ था। जोरासांको कलकत्ता में जन्मे गगनेन्द्र नाथ का पालन पोषण चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर के संरक्षण में हुआ। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये इनके भतीजे थे टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो इनका जो पालन पोषण है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने किए। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने लगभग 1905 में चित्रण प्रारंभ किया। इन्होंने 1905 में चित्रण प्रारंभ किया। देखिए इनका जन्म है जो वो 1867 है, और इन्होंने 1905 में जाके इन्होंने चित्रण का कार्य शुरू किया। आगे देखते हैं। 1911 में रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति, ये रविन्द्रनाथ की देखिए कई पुस्तक और काव्य हैं जिन पे कलाकारों ने अपनी चित्र बनाए हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर चित्रांगदा पे रविन्द्रनाथ टैगोर का है, फिर वो अवनींद्रनाथ ठाकुर का है गीतांजलि, और ऐसी पुस्तक है जो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जिस पे नंदलाल बोस ने भी बनाए हैं, चित्रण किए हैं। और देखिए ये याद रखिएगा, जीवन स्मृति जो है ये गगनेन्द्र नाथ टैगोर की है। आगे देखते हैं। गगनेन्द्र नाथ ठाकुर ने वॉश तकनीकी में चैतन्य महाप्रभु चरित्रमाला का चित्रण किया है। देखिए चैतन्य हमने उसमें देखा था, क्षितिजनाथ मजुमदार, उन्होंने भी चैतन्य प्रभु से संबंधित चित्र बनाए थे। और ये भी इन्होंने चित्रमाला मतलब इन्होंने श्रृंखला बनाई थी, जिसमें से जन्म से देह त्याग के 21 चित्र शामिल हैं उसमें। आगे देखते हैं। 1910 से 15 के मध्य गगनेन्द्र नाथ ठाकुर स्याही पे चित्रण किए। ये जो 1910 से 15 इन्होंने स्याही पे चित्रण किया। नेक्स्ट, गगनेन्द्र नाथ ठाकुर 1921 में घनवादी प्रयोग भी किए, जिसमें बिंब के संरचनात्मक गुण, स्वप्निल अंतर्दृश्यों, अद्भुत वास्तु संयुक्त पर्दों में नारियों के समूह, सीढ़ियों आदि की अत्यधिक महत्व दिया। इसमें इन्होंने घनवादी चित्रण में इन सब को महत्व दिया है। टेम्पल क्यूबिस्टिक, सिटी इन द लाइट, द्वारिकापुरी, द स्पिरिट ऑफ द डॉन, मीटिंग इन द स्टे
अर्केश आदि चित्र घनवादी हैं। वो एग्ज़ाम में पूछता है कि गगनेन्द्रनाथ टैगोर की कोई घनवादी चित्र बताइए, तो आप इसमें से बता सकते हैं टेम्पल क्यूबिस्टिक, सिटी इन द लाइट, द्वारिकापुरी, द स्पिरिट ऑफ डॉन, मीटिंग इन द स्टेयरकेस। ये सब इनके जो घनवादी हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर के घनवाद में एक अतीन्द्रिय रहस्यात्मक समन्वयात्मक दृष्टि और आदर्शवादिता है, जो कि उन्हें पश्चिमी घनवादी से पृथक करता है। ये जो पश्चिमी कलाकार जो हैं वो घनवादी जो अपने करते हैं जिस उस माध्यम से, इनका थोड़ा उससे हटके है। डॉक्टर स्टेला क्रैमिस ने सर्वप्रथम उन्हें भारतीय घनवाद चित्र कहा। ये इम्पोर्टेंट है कि गगनेन्द्रनाथ को सबसे पहले किसने घनवाद पेंटर कहा, तो ये है स्टेला क्रैमिस ने। 1923 में बर्लिन में भारतीय आधुनिक चित्रकला की एक प्रदर्शनी हुई, जिसमें गगनेन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों को घनवादी कहा गया। उसके बाद गगनेन्द्रनाथ के प्रभाववादी चित्रों में कांग्रेस को संबोधित करते हुए कवि रविंद्र, जंगल की आग, वसंत, रांची में सूर्यास्त आदि हैं। गगनेन्द्रनाथ का जो प्रभाववादी चित्रण है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे घनवादी कौन कौन है, प्रभाववादी कौन है, इन्होंने अलग अलग उसमें कार्य किए हैं, तो आप इस सब को ध्यान में रखिएगा। गगनेन्द्रनाथ के प्रभाववादी चित्रों में कांग्रेस को संबोधित करते कवि रविंद्र, जंगल की आग, बसंत, रांची का सूर्यास्त ये शामिल है। सुनहरी धरातल पर स्याही से अंकित चित्रों में पुरी की स्वर्णिम रेत, तीर्थाटन आदि। गगनेन्द्रनाथ की कला को निम्न भागों में बांट सकते हैं। परिलोक के समान वातावरण में रोमांटिक विषयों का चित्रण, काले तथा श्वेत रंगों में स्केच, व्यक्ति चित्र तथा सामाजिक व्यंग, विद्रूप, प्राकृतिक दृश्य, रहस्यपूर्ण प्रकाश सहित अमूर्त चित्र, घनवादी चित्र। भारत के आरंभिक व्यंग कलाकारों में गगनेन्द्रनाथ एक थे। जो ये गगनेन्द्रनाथ थे ये व्यंग कलाकार भी थे। वे सामाजिक स्थितियों पर व्यंग करते थे। हास्य तथा व्यंग की अभिव्यक्ति गगनेन्द्रनाथ के 1917 में सृजित अद्भुत कैरिकेचर्स में परिलक्षित होती है। ये एक कार्टून था, इन्होंने बनाया था कैरिकेचर्स, तो इसमें इनका व्यंग, हास्य व्यंग की अभिव्यक्ति होती है, जिनका 2 खंड है, विरूप वज्र और अद्वैत लोक नाम से प्रकाशन हुआ। इनके 2 खंड जो हैं इन्होंने विरूप ब्रज और अद्वैत लोक जो इन्होंने प्रकाशित करवाया। गगनेन्द्रनाथ ने बाल साहित्य भौदौर बहादुर भी लिखी है। इनकी ये पुस्तक है भौदौर बहादुर। लेखक, दार्शनिक, नाटककार, अभिनेता एवं संगीतज्ञ गगनेन्द्रनाथ का निधन 1938 में पक्षाघात के कारण हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। गगनेन्द्रनाथ सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी शैली का प्रयोग किया। भारतीय विषयों के लिए इन्होंने सर्वप्रथम घनवादी विषयों का। अब आगे देखते हैं। अन्य विदेशी शैलियों में समन्वय में अपनी कला का एक नितांत मौलिक स्वरूप विकसित किया। गगनेन्द्रनाथ के प्रमुख चित्र हैं डिपार्चर ऑफ चैतन्य, द कमिंग ऑफ प्रिंसेस, द फेयरी प्रिंसेस, डेसोलेट हाउस, स्पिरिट ऑफ नाइट, 7 भाई चंपा, स्वप्न जाल, द्वारिका के मंदिर। ये जो हैं इनके प्रमुख चित्र हैं गगनेन्द्रनाथ टैगोर के। यहीं पे गगनेन्द्रनाथ टैगोर समाप्त होते हैं और आगे हम लोग अमृता शेरगिल के बारे में देखेंगे। अमृता शेरगिल भी एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार थी। हालांकि इनकी मृत्यु बहुत कम उम्र में हो गई, लेकिन ये कम उम्र में भी काफ़ी ख्याति प्राप्त की थी। आइए देखते हैं अमृता शेरगिल के बारे में। तो अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 हंगरी में
हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। अमृता शेरगिल 5 वर्ष की आयु में हंगरी की परिकथा पर चित्रण एवं रेखांकन प्रारंभ किए थे। जो अमृता शेरगिल हैं, इन्होंने ये परिकथाओं पर रेखांकन शुरू कर दी थी। अमृता ने प्रारंभिक कला मेजर बीट मार्स तथा वेवेन पेटमैन से ली। इन्होंने इनसे शिक्षा ली। 1924 में इटली के फ्लोरेंस में कला शिक्षा ग्रहण किया। ये इटली से अपनी जो कला की शिक्षा है वो इटली से इन्होंने लिया है। अमृता शेरगिल 1924 से 29 भारत प्रवास में मध्य रेखांकन तथा जल रंग चित्रण किया। अमृता शेरगिल 1929 में पेरिस की ग्राम सोमियर्स सर तथा एकोल दे बोजार में कला अध्ययन किया। इस दौरान अमृता ने तैल रंगों का प्रथम प्रयोग कर लगभग 60 चित्र बनाए। इनमें निर्वसन मॉडल, स्टिल लाइफ तथा आत्मचित्र शामिल है। इन्होंने अपनी चित्र इसमें बनाए और स्टिल लाइफ चित्र भी बनाए। इस समय अमृता की कला में सेजा पाल गौगिन मातिस की कला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। सन 1934 में अमृता भारत वापस लौटी और शिमला में रहने लगी। अमृता शेरगिल चित्रण में अपना अधिकाधिक समय व्यतीत किया। भारत में रहकर अमृता ने जो चित्र बनाए उनमें आकृतियों के सरलीकरण के साथ साथ यहाँ के जनसाधारण की मार्मिक परिस्थितियों को भी कुशलता से चित्रित किया। इस समय के चित्रों में बाल वधू भारतीय माँ, ये देखिए इनके जो चित्र हैं ये इम्पोर्टेंट हैं। बाल वधू, भारतीय माँ, भिक्षुक, 3 कन्याएं तथा पर्वतीय महिलाएं शामिल हैं। अमृता ने मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय में चित्रों का अध्ययन किया। ये जो मुंबई का संग्रहालय है प्रिंस ऑफ वेल्थ, इसमें भी इन्होंने अध्ययन किया है। आगे अमृता ने राजस्थानी तथा बसोली चित्रों के अध्ययन का अपने बाद में बनाए चित्रों में प्रयोग किया। अमृता ने राजस्थानी तथा बसोली शैली के चित्रों के अध्ययन का अपने बाद में बनाए चित्रों में प्रयोग किया। जो इन्होंने बाद में चित्र बनाए उसमें राजस्थानी और बसोली के जो चित्रण हैं उसमें उससे इन्होंने सीख कर इस चित्रण किया आगे का। अमृता शेरगिल मुंबई के ताज होटल में अपने चित्रों की प्रदर्शनियाँ की और अजंता तथा एलोरा बहुत अच्छे लगे। ये जो अजंता और एलोरा इन्होंने देखा और वहाँ पे जो भी इन्होंने ग्रहण किया ये उन्हें बहुत पसंद आया। भारत के कुछ आरंभिक कलाकारों में अमृता पहली कलाकार हैं जिन्होंने हमारे देश की कला को नई दिशा प्रदान की। अमृता की कला में पॉल गॉगिन की शैली की अकादमिक सरलता, पॉल सेजा की शैली की गठनशीलता, सरली आकार, वॉन गॉग की अभिव्यंजना शक्ति के साथ भारतीय कला के प्रत्येक पक्ष प्रभाव है। कुषाणकालीन मथुरा मूर्तियों के प्रभावित वस्त्र योजना, अजंता के संयोजन, केरल के भित्ति चित्रों की प्रकाशीय घनता व आरेखन तथा बसोली शैली की रंग योजना आदि विषयों की दृष्टि से भी अमृता ने भारतीय जनजीवन प्राकृतिक दृश्यों को महत्व दिया। आगे देखते हैं। अमृता का विशेष प्रिय रंग लाल था। ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अमृता शेरगिल का प्रिय रंग क्या है, तो ये लाल। इन्होंने इस माध्यम में अपने पोर्ट्रेट बहुत सारे बनाए हैं जो चटकीला लाल था, जिसके अनेक बलों व रंगतों का प्रयोग अमृता ने अपने चित्रों में किया है। मतलब लाल से संबंधित इन्होंने अपने चित्रों में कलर का प्रयोग किया है। जीवन के अंतिम क्षणों में अमृता लाहौर चली गई। वहाँ सन 1941 में इनका निधन हो गया। अमृता शेरगिल के चित्रों की नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, लाहौर, शिमला में एकल प्रदर्शनियाँ की। यहाँ पे इन्होंने एकल प्रदर्शनियाँ की। देखिए इनकी एक पेंटिंग है, रस्टिंग, तैल माध्यम से इन्होंने बनाई है। और ये पिक्चर क्लियर तो नहीं आ रही है लेकिन कुछ महिलाओं को दिखाया गया है यहाँ पे। अमृता के प्रमुख चित्र थे हंगरी जिप्सी, ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ब्राइडल टॉयलेट, हिल वुमेन, रूरल सीन, द गर्ल इन ब्लू, हल्दी ग्राइंडर, यंग गर्ल्स, ब्रह्मचारी, 2 एलिफेंट्स,
टू एलिफेंट्स, हंगेरियन मार्केट सीन आदि जो हैं इनके प्रमुख चित्र हैं। इनके चित्र इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में पूछता है कभी कभी। हंगेरियन जिप्सी किसका है? ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स, ब्राइड्स टॉयलेट, हिल वुमन, रूरल सीन, द गर्ल इन ब्लू, हल्दी ग्रैंडल, यंग गर्ल्स, ब्रह्मचारी, टू एलिफेंट्स, हंगेरियन मार्केट सीन इत्यादि। तो यहाँ पे हम लोगों ने अमृता शेरगिल को देखा। आगे हम सैलोज मुखर्जी को देखते हैं। सैलोज मुखर्जी भी कलकत्ता स्कूल के कलाकार थे और इन्होंने बंगाली स्कूल को आगे प्रचार प्रसार किया। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। सैलोज मुखर्जी का जन्म 1907 कोलकाता में हुआ था। सैलोज मुखर्जी ने संक्रांति कलाकार के रूप में शामिल किया जाता है। सैलोज मुखर्जी ने प्रारंभिक आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य सेतु का कार्य किया। जो आधुनिक कलाकार थे और अमृता शेरगिल थी, इनके बीच के इनको सेतु के रूप में जाना जाता है। सैलोज मुखर्जी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कलकत्ता में कला की शिक्षा प्राप्त की। सैलोज मुखर्जी ने यूरोपीय कला के महान आचार्य की कृतियों का गंभीर अध्ययन किया। सैलोज मुखर्जी ने बंगाल शैली की वास्तु पद्धति का बहिष्कार कर स्वतंत्र मार्ग अपनाया। ये जो है, इन्होंने वास्तु पद्धति का बहिष्कार किया और इन्होंने अपना माध्यम जो है बनाया। सैलोज मुखर्जी ने कोलकाता के समान सहज आकृतियों का प्रयोग किया तथा कांगड़ा कला की लयात्मक रंग योजना को अपनाया। 1930 में आपने चित्र प्रदर्शन प्रारंभ किया। कलकत्ता में आपने अपनी पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की। 1944 में सैलोज मुखर्जी ने शारदा चरण वकील स्कूल ऑफ आर्ट नई दिल्ली में कला अध्यापन प्रारंभ किया। सैलोज मुखर्जी ने दिल्ली पॉलिटेक्निक के कला विभाग में अध्यापन किया। सैलोज मुखर्जी ने पेरिस के सेले दो माई के सदस्य भी बने। यहाँ आपको कलाकृति प्रदर्शित करने का अवसर भी मिला। आगे देखते हैं। सैलोज के चित्र बोजार पेरिस, एशियाटिक रोम, आर्ट्स एंड लेटर्स लंदन, द स्टूडियो लंदन, द बर्ड रिव्यू लंदन तथा ईस्ट एंड वेस्ट में प्रकाशित हुए। सैलोज के चित्र विदेशों में अधिक ख्याति मिली। सैलोज मुखर्जी की शैली अत्यंत प्राणवान तथा भारतीयता लिए है। विषय दैनिक जीवन से लिए गए हैं। सैलोज मुखर्जी मातिस तथा मोदग्लानी से सबसे अधिक प्रभावित थे। ये जो सैलोज मुखर्जी हैं, ये फाववादी मातिस और मोदग्लानी से प्रभावित थे। सैलोज मुखर्जी के मोदग्लानी के समान आकृतियों की लचकदार भंगिमाएं थी। सैलोज के चित्रों में राजपूत मुगल शैली की चटक रंग योजना थी। सैलोज मुखर्जी रेखांकन की अधिक पृथक विशेषता थी। इनकी जो रेखांकन शैली थी वो अलग थी। सैलोज का पेरिस में अंकित चुंबन शीर्षक चित्र खजुराहो कोणार्क का आधुनिक सफल संस्करण है। इस चित्र में मुखर्जी ने शास्त्रीय विषय और मौलिक विधि के चित्रित किया है। सैलोज मुखर्जी का बौर शीर्षक चित्र कांगड़ा शैली तथा लोक कला की भावना में समन्वय का सुंदर उदाहरण है। सैलोज मुखर्जी ने तैल रंगों का व्यंजक एवं लयात्मक रेखा के साथ अद्भुत सामंजस्य स्थापित किया है। मदिरा पान के व्यसन के कारण सैलोज का निधन अल्पकाल में ही हो गया। ये शराब पीते थे, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। और इनका चित्र है नृत्य, जो तैल माध्यम में बना है। आगे के कलाकार हमारे हैं निकोलस रोरिक, और इनको जैसे इन्होंने हिमालय के चित्र बनाए, बहुत सारे हिमालय के चित्र बनाए हैं। तो इनको वो नाम तो नहीं याद आ रहा है, आगे हम बता देंगे, याद आएगा। निकोलस रोरिक का जन्म 1874 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक वकील के घर में हुआ था। निकोलस रोरिक का जो जन्म है वो एक वकील के घर में हुआ था।
भारत में रोरिक को हिमालय की कुल्लू घाटी ने बहुत प्रभावित किया। ये हिमालय, मैंने आपको ऊपर बताया था कि हिमालय के बहुत सारे चित्र। रोरिक की कला शिक्षा रूस में हुई, फिर भी भारत आकर आपने चित्रकला की नई परंपरा स्थापित की थी। रूसी दृश्य चित्रकार आर्कियन कोइंजी से चित्र विधा सीखी थी। शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत निकोलस रोरिक ने स्वयं को चित्रकला के प्रति समर्पित कर दिया। इस कार्य के लिए रूसी संस्कृति के प्रसिद्ध विद्वान व्लादिमीर स्तासोव ने रोरिक को प्रोत्साहित किया था। 1903 से 4 के मध्य रोरिक ने प्राचीन सभ्यता के चित्रों को अधिक बनाया। निकोलस रोरिक ने विशाल अलंकृत भित्ति चित्र, पैनल चित्र तथा मणिकुट्टम चित्र भी सृजित किए हैं। 1910 में निकोलस रोरिक ने पीटर्सबर्ग में एक विशाल भवन की सज्जा की है। इस समय रोरिक की रंग योजनाओं में हरे, ऊनामी तथा फीके गुलाबी रंग के साथ सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है, जो बड़ा ही प्रभाव उत्पादक एवं लोकप्रिय हुआ। रोरिक ने रूसी थिएटर में संगीत के चित्र तथा अभिनय का सफल समन्वय किया। स्टेज सेटिंग, भित्ति चित्रण तथा कैनवास चित्रण सभी में रोरिक की प्रवृत्ति अलंकारिकता की रही। निकोलस रोरिक 1928 में भारत के अस्थायी रूप में बस गए और मरणोपरांत भारत में ही रहे। इस अवधि में रोरिक ने हिमालय के असंख्य चित्र बनाए। अरुणाचल, सूर्योदय, कुहरा, तेज धूप और चांदी रात्रि में रोरिक ने हिमालय के विभिन्न स्थितियों तथा स्थानों के अनेक चित्र बनाए हैं। ये मात्र दृश्य चित्र न होकर आध्यात्मिक कलाकार की उदात्त अनुभूति है। इस चित्रों में नीला रंग प्रमुख रहा है। रोरिक की कला एक प्रकार की गहन संवेदना है, जिसमें रहस्यमयी गरिमा भी समन्वित। निकोलस रोरिक 1947 में पिता के समान कलाकार होने के साथ साथ लेखक, कवि, वैज्ञानिक तथा वकील भी थे। निकोलस रोरिक ने हिमालय के साथ बाइबिल, श्रम पीड़ित मानवता तथा भारतीय इतिहास को भी विषय बनाकर चित्रित किया। निकोलस रोरिक का जो विषय था वो हिमालय के साथ साथ बाइबिल, श्रम पीड़ित मानवता तथा भारतीय इतिहास भी इनके विषय रहे। तो यहाँ पर आप निकोलस रोरिक को देखे और आगे हम लोग रविशंकर राउल को देखते हैं। इनको भाई साहब की उपाधि मिली थी। रविशंकर राउल का जन्म 1892 ईस्वी में गुजरात राज्य के भावनगर में हुआ था। रविशंकर राउल ने 19 वर्ष की आयु में सर जे ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट्स इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। रविशंकर राउल ने सन 1917 में बनाई चित्र विलव मंगल शीर्षक चित्र पर बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में सर्वश्रेष्ठ कृति की स्वर्ण पदक प्राप्त हुई थी। ये इम्पोर्टेंट है। बिलव मंगल किसका है वो तो ये रविशंकर राउल का चित्र है और इस पे इनको प्रदर्शनी में आकृति पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। रविशंकर राउल ने तैल माध्यम से महापुरुषों के व्यक्ति चित्रों और अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। रविशंकर राउल ने अहमदाबाद में कुमार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जो ये वेरी इम्पोर्टेंट है।